ठीक है, तो नई थी तुम। ठीक है, तो बेसिकली कल्चर क्या है? तो कहीं का भी कोई कल्चर होगा तो वो एसोसिएटेड होगा वहां के एक ज्योग्राफिकल एरिया से, भौगोलिक क्षेत्र से। ठीक है, और उस भौगोलिक क्षेत्र में जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें जैसे वहां के कस्टम्स, रीति रिवाज क्या है, वहां की भाषा क्या है, वहां का खान पान कैसा है, ठीक है, वहां की एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये सारी चीजें किसका पार्ट है? कल्चर का। और कल्चर की जो डेवलप्ड स्टेज है उसे क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अभी आगे जो स्टार्ट करना है वो है कि अर्लीस्ट टाउन्स या अर्लीस्ट सिटीज। ठीक है, तो अर्लीस्ट टाउन्स या अर्लीस्ट सिटीज में एक नाम आता है किसका? हड़प्पा का। किसका आता है? हड़प्पा कल्चर। ठीक है, और इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको बोला जाता है हड़प्पा कल्चर के साथ साथ में ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, सब लिखवा देंगे, बस एक बार कायदे से थोड़ा ध्यान देके समझते चलना बस। ठीक, तो क्या नाम दिया? हड़प्पा कल्चर, और एक नाम दूसरा कौन सा है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक, हिंदी में बोलेंगे हड़प्पा संस्कृति, और दूसरा है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, दूसरा क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, अब यहां पर हम कल्चर बोल रहे हैं इसको, तो कल्चर से चीजें स्पेसिफाइड हैं, क्लियर हैं कि कल्चर क्यों बोला जा रहा है, कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है, मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक, वो सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो किसका पार्ट है? कल्चर का पार्ट है। क्लियर है? सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट हड़प्पा कल्चर, हम इसे हड़प्पा कल्चर बोल सकते हैं। क्लियर है? अब नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि हम इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला जा रहा है? वाई? इसको कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस एज में जो है सबसे ज्यादा यूज किसका हो रहा है? ब्रॉन्ज का। किसका यूज हो रहा है? ब्रॉन्ज का। कांसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? कांसे का। ब्रॉन्ज समझते हो ना, 3 मेडल होते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, तो ये ब्रॉन्ज। ठीक, तो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका हो रहा है? कांसे का। और कांसा बेसिकली बनाया कैसे जाता है? कांसा बनता है 2 एलिमेंट के मिक्सचर से। एक एलिमेंट आपका कौन? कॉपर, और दूसरा एलिमेंट टिन। ठीक है, एक धातु तांबा होती है और दूसरा धातु क्या होता है? टिन। ठीक है, तो तांबे और टिन के 9:1 के अनुपात में, 9:1 के रेशियो में जब मिलाया जाता है तब एक एलिमेंट बनता है जिसको क्या बोला जाता है? ब्रॉन्ज। क्लियर है? तो इस एज में, हड़प्पा एज में, कॉपर के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा थे, कांसे के भी कुछ एलिमेंट मिले, और जितनी भी चीजें मैक्सिमम बनाई गई, ठीक है, जैसे वेपन्स बनाए गए, टूल्स बनाए गए, ठीक, वो इसी चीज को यूज करके क्या किया गया? बनाया गया। ठीक है, बात आई समझ में? सो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका है? कांसे का इस्तेमाल हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, समझ आया? ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है यहां पर कि हम इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, ठीक है, व्हाई वी कॉल इट हड़प्पा सिविलाइजेशन? नेमिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, पूरी सभ्यता है, पूरी सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जा रहा है, जबकि इन स्पाइट ऑफ इट देयर आर मैनी सिटीज, बहुत सारे शहर वहां पर मिले हड़प्पा के अलावा। मोहनजोदड़ो है, चन्हुदाड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, बनावली है, बहुत सारे शहर थे, लेकिन उन शहरों के नाम पर इस सभ्यता का नाम न रख के हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? अर्बन प्लानिंग हर जगह थी, हर एक शहर में अर्बन प्लानिंग, कल बताया भी था।
सबसे पहले, ठीक है, हड़प्पा जो शहर था सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की गई। सबसे पहले शहर की क्या करी गई? डिस्कवरी की गई। तो इसी वजह से इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। ठीक है, अब इसको नाम कैसे दिया गया? लगभग बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, लगभग 1500 साल पहले, 150 ईयर्स अगो, ठीक है, पंजाब प्रोविंस, कौन सा प्रोविंस है? पंजाब, जो आज का पंजाब है। ठीक है, तो पंजाब जो है, पंजाब पूरा आजादी के पहले एक था। जब इंडिया आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, तो हुआ पार्टीशन। तो पार्टीशन में क्या बना? पाकिस्तान और भारत। तो पंजाब का कुछ हिस्सा जो है वो कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, पंजाब का कुछ हिस्सा कहां चला गया? पाकिस्तान। तो अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे, ठीक है, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो हड़प्पा कहां है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहां है? पाकिस्तान में। और आजादी के पहले आप देखोगे तो हड़प्पा कहां था? भारत में। क्लियर है? ठीक है, तो आजादी के पहले क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया। ठीक है, रेलवे का काम स्टार्ट हुआ। तो रेलवे का जब काम स्टार्ट हुआ तो वहां पर क्या किया गया? रेलवे लाइंस बिछाई जानी शुरू की गई। और जब रेलवे लाइंस बिछानी शुरू की गई तो वहां पर कुछ खंडहर लोगों को दिखे। वहां पे जो इंजीनियर्स थे, उन इंजीनियर को पंजाब वाले रीजन में कुछ खंडहर दिखा। ठीक है, तो उनको लगा कि पुरानी बिल्डिंग्स हैं, खराब हो गई हैं, तो वहां से फिर ईंटें निकाल के इस रेलवे लाइन को, इस रेलवे ट्रैक को बिछाने में उनका काम किया जाना शुरू कर दिया गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर गई। ठीक है, फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1921 में, बहुत सालों बाद, ठीक है, 1921 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था B.R. साहनी। क्या नाम था? B.R. साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी इनका पूरा नाम है, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, जो कि इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पता है? ASI के बारे में नहीं पता है? ASI बेसिकली क्या है? ASI इज ए बॉडी, इसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम यह है कि कोई भी ऐसी जगह जहां पर लगता है कि कोई भी सिविलाइजेशन या किसी भी तरीके के एलिमेंट्स जमीन के अंदर दब गए हैं, उनकी खुदाई करके उन पे रिसर्च करना और उनकी स्टडी करना। क्लियर है इतना? ठीक है, अगर मान लो सपोज दैट, ठीक है, कि कोई एक शहर है या कोई एक शहर है, सिटी है, कोई एक ऐसा डिजास्टर आया, डिजास्टर में क्या हुआ कि वो पूरा शहर दब गया या कोलैप्स कर गया, डिक्लाइन कर गया। अब डिक्लाइन करने के बाद में कई सालों के बाद में लोगों को पता चला कि यहां पर क्या है कि कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कई हजारों साल पहले रहे होंगे। तो ASI के लोग आएंगे, यहां पर उसकी खुदाई करेंगे, वहां से एलिमेंट्स निकलेंगे, उनको स्टडी करेंगे और पता करेंगे कि आखिर ये कौन सी एज के हैं या कहां के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो एक यूपी में जगह है जिसका नाम है सनौली। जिसका नाम क्या है? सनौली। ठीक है, तो यूपी में एक जगह है जिसका नाम सनौली है। तो सनौली में क्या हुआ कि खेत के कुछ एरियाज थे, वहां पर फार्मर्स खेती करने के लिए खेत की जुताई कर रहे थे। तो उनको खेत से कुछ एलिमेंट, कॉपर के एलिमेंट मिलने शुरू हुए, सिक्के मिलने शुरू हुए। तो लोगों को लगा कि शायद पूर्वजों का धन वगैरह गड़ा होगा, तो वहां पे अफरा तफरी मच गई और लोगों ने जमीनें खोद डाली। ASI को पता चला, ASI की टीम यहां पे पहुंची, ASI की टीम ने खुदाई करी। खुदाई करने के बाद में ASI की टीम ने पाया कि वहां पर बहुत सारे बरियल्स बने हैं। बरियल्स यानी कि जो है कब्रें बनी हैं, उन कब्रों में लोगों को दफनाया गया है और वहां पर रथ का जो है साक्ष्य मिलता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स या एविडेंसेस मिले। तो उनको स्टडी करने के बाद पता यह चल रहा है कि आर्य सिविलाइजेशन, जिसको कि बोला जाता है कि वो विदेश से आए थे, बाहर से आए थे, ठीक है, तो वो बाहर से नहीं आए थे बल्कि यहीं के लोग थे। तो बेसिकली वहां से एलिमेंट्स को
जो है रिसर्च करना, कार्बन डेटिंग से उनकी एज डिसाइड करना। कार्बन डेटिंग नाम सुना है? नहीं सुना है? तो कार्बन डेटिंग बेसिकली क्या होती है कि कोई भी, जैसे मुझे पेन मिला खुदाई से, तो इसकी कार्बन डेटिंग होगी, तो कार्बन डेटिंग के बेसिस पे ये बता देगा कि ये कितने साल पुराना है। ठीक है? हैव यू सीन मूवी राम सेतु? नहीं। तो राम सेतु मूवी अगर आप देखोगे तो उसमें अक्षय कुमार क्या है? ठीक है, एक आर्कियोलॉजिस्ट है। ओके, तो उसको दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है कि आप समुद्र के अंदर जाओगे, जो राम सेतु बना हुआ है, राम सेतु की स्टडी करनी है कि राम सेतु एक मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, कि वो प्राकृतिक रूप से बना है, उसे मानवों द्वारा, इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है। ठीक है? तो उसकी स्टडी के लिए जाता है, वहां से वो रॉक लेके आता है, जो राम सेतु में रॉक लगा हुआ है, उसकी कार्बन डेटिंग करी जाती है। कार्बन डेटिंग से भी उसकी क्या निकाली जाती है? एज, कि ये जो पत्थर है वो रामचंद्र जी के टाइम के हैं या उनके बाद के टाइम पीरियड के हैं। क्लियर है इतना? ठीक है? तो इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे एक पूरा टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है कि कौन सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है और कितना पुराना कौन सा एलिमेंट है। क्लियर है इतना? ठीक है? तो हुआ क्या, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने वहां पे क्या किया, उसकी डिस्कवरी करी, रिसर्च किया, देखा, और फिर उसके बाद में माधव स्वरूप वत्स जो थे, ठीक है, और मार्टिन व्हीलर, ये दो लोगों ने बाद में इसकी खुदाई करनी शुरू करी। और जब खुदाई करनी शुरू करी तो उनको बहुत बड़े स्ट्रक्चर जो है वहां पे मिलने शुरू हुए। शहरों के स्ट्रक्चर मिलने शुरू हुए, सड़कों के स्ट्रक्चर मिलने शुरू हुए, कुछ पॉट्स मिले, बर्तन मिले, ठीक है, बरियल्स मिले, तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिससे ये पता चला कि यहां पर कोई एक सिविलाइजेशन कई हजार साल पहले एग्जिस्ट कर रही थी। यहां भी कई लोग जो है कई हजार साल पहले रह रहे थे। पूरा एक जो है प्लान्ड सिटी या प्लान्ड शहर बना हुआ था। क्लियर है इतना? ठीक है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी की लीडरशिप में ये पूरी एग्जीक्यूशन हुई, और चूंकि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो शहर खोजा गया वो शहर था हड़प्पा, तो दैट्स वाई इसके नाम पर उसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन। बात आई समझ में? तो उसके नाम पे क्या नाम रखा गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका नाम रखा गया। और सिविलाइजेशन इसके साथ में क्यों जोड़ा गया? क्योंकि वहां पर जो है नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर, मटेरियलिस्टिक कल्चर, यानी कि वो चीजें मिल रही थी जो चीजें सिविलाइजेशन का एक पार्ट होती हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, तो पूरा शहर था, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था, अर्बन प्लानिंग थी, नगर नियोजन था, ठीक है, स्क्रिप्ट का यूज कर रहे थे, तो कुछ सारी प्लेट्स या इंस्क्रिप्शंस ऐसे मिले जहां पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है, वेट एंड मेजर्स मिल रहे हैं, रिलीजियस बिलीव्स मिल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिल रही हैं जो कि एक सिविलाइज्ड पर्सन के लिए, सिविलाइज सोसाइटी के लिए जरूरी होती हैं। तो दैट्स व्हाई इसको क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्लियर है? आज के टाइम पे जो हड़प्पा है वो कहां है? पंजाब में। कहां है? पंजाब में। और ये पंजाब कहां पे है इस टाइम पे? पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान में। और पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मोंटगोमरी। क्या है? मोंटगोमरी। ठीक है, लिखवा देंगे सारा। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एक जिला है जिसका नाम है मोंटगोमरी। उस मोंटगोमरी जिले में क्या है? हड़प्पा। ठीक है, तो अब वहां पे इससे एक्सकवेशन हुआ, रिसर्च हुआ, तो ये चीज मिली, तो उसको फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अंडर ले लिया और वहां पर रिसर्च एंड सारी चीजें हो रही। यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक। तो ये चीजें बेसिकली जो है, तो इस वजह से इसका नाम जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन दिया गया। फिर हड़प्पा के बाद और कई सारे नियर बाई सिटीज डिस्कवर करे गए। मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया गया, चन्हुदारो को किया गया, बनावली, लोथल, फिर पंजाब से लेकर के राजस्थान, गुजरात, नियर बाई जितने स्टेट थे उन सभी स्टेट में डिस्कवरी चालू हुई और कई सारी सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। क्लियर है इतना? ठीक है, तो एक चीज ये पता चली कि इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका हो रहा है? ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हो रहा है। और ब्रॉन्ज का निर्माण कैसे हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉन्ज कैसे हो रहा है? कॉपर एंड टिन के मिक्सचर से। कितना मिक्सचर है? 9:1 के रेशियो में। 9 पार्ट्स ऑफ कॉपर एंड 1 पार्ट ऑफ टिन, तब क्या बनता है? ब्रॉन्ज।
तो जितने भी एलिमेंट्स मैक्सिमम बनाए गए वो तांबे के या फिर किसके बनाए गए, ब्रॉन्ज के बनाएंगे। क्लियर है। हड़प्पा सभ्यता नाम, क्योंकि पहली जगह इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया वो जगह थी हड़प्पा, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो हेडिंग डाल लो, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा कल्चर डैश डैश ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। हड़प्पा संस्कृति डैश कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब यहां पे इस हेडिंग के नीचे, यहां पे साइड में लिखो ब्रॉन्ज एज, कांस्य युगीन। ठीक है, और कांस्य युगीन के बाद में फिर ऐसे दो एरो बना करके, एक तरफ तांबा यानी कॉपर और दूसरी तरफ टिन। फिर यहां पे 9:1। यहां ऊपर लिख लेना यूज ऑफ ब्रॉन्ज, यूज ऑफ ब्रॉन्ज, कांसे का प्रयोग। यूज ऑफ ब्रॉन्ज, कांसे का प्रयोग। ठीक है तो कांसे का प्रयोग हो रहा था, यूज ऑफ ब्रॉन्ज हो रहा था, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। ब्रिक्स एंड प्लास्टर, bricks and plaster and stairs were constructed on its northern and southern part, its northern and southern part। ठीक है, and stairs were constructed on its northern and southern part, northern and southern part। ठीक है, देखो इस स्नानागार का निर्माण ईंटों तथा गारे से किया गया, इस स्नानागार का निर्माण ईंटों तथा गारे से किया गया था, ईंटों तथा गारे से किया गया था, तथा इसके उत्तर एवं दक्षिणी भाग में, तथा इसके उत्तर एवं दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनी थी, सीढ़ियां बनी थी। पहले वो देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स फॉर चेंजिंग द क्लोथ्स, चेंजिंग द क्लोथ्स। देखो वस्त्र बदलने के लिए स्नानागार के चारों ओर कमरे बनाए गए थे, वस्त्र बदलने के लिए स्नानागार के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, फिर इसी में लिखो इंपॉर्टेंट, हाँ देखो इंपॉर्टेंट पीपल took a dip 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 in this great bath on special occasions, ठीक है। देखो यहां विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई डाउट होना चाहिए। नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। वो आ रहा है अभी, हाँ वो आ रहा है अभी, डाउट नहीं है। अभी जो लाइन लिखवाई है उसको पढ़ो लास्ट में।
स्विमिंग, हाँ स्विमिंग पूल ही था एक हिसाब से भाई, ग्रेट बात, नाम दे दिया उसको फिर। हाँ ऐसा माना जाता है, क्योंकि और किस लिए यूज करेंगे, अब देखो वहां पे क्या है कि एक तो वो सिटाडेल पे बना हुआ है, ठीक है, तो पब्लिक पर्पस के लिए तो बेसिकली इतना यूजेस है नहीं उसका, और वहां सिटाडेल पे क्या है, इलीट क्लास रह रहा है, ठीक, या फिर रूलिंग रूलिंग क्लास रह रहा होगा, तो उसके पास कैपेबिलिटी इतनी है कि वो इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को करा सके, ठीक है, तो वो अपना कर रहा है। अब जैसे कि ये मान के चलो कि इसको कंसीडर किया गया उस टाइम के हिसाब से कि एक कुंड या तीर्थ टाइप का था, ठीक है, जो एक छोटे स्केल पे बना हुआ है, ठीक, और जहां पर लोग जो है स्पेशल ओकेजन्स पे आकर के अपनी चीजें वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि स्विमिंग पूल का कल्चर तो वेस्टर्न कल्चर है ना, अपने यहाँ स्विमिंग पूल जैसा कल्चर ऐसा पहले नहीं था, अपने यहाँ क्या था, तीर्थ स्थान थे, ठीक, तो यह कुंड बनाया गया, मंदिरों वगैरह में मिलता था, तो मंदिरों वगैरह में कुंड या तीर्थ ही मिलते थे, तो स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप देखो तो इसका पर्पस बेसिकली यही निकलता है कि स्पेशल ओकेजन्स पे नहाने या इन सब चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, बाकी चीजों के लिए तो नहीं होता होगा। क्योंकि अगर सिविलाइजेशन में चीजें आगे डिलीवर हो रही हैं तो एक पक्ष को ऑब्जर्व करके ही दूसरे आगे के लोग उसको लेके चलते हैं। आप सोचो कि जैसे आर्यंस आए इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद में, अब आर्यंस बेसिकली अगर थे नोमैडिक पीपल थे, खेती बाड़ी आती नहीं थी उनको, ठीक है, फल फ्रूट यही सब खा के अपना जीवन गुजर बसर करते थे। तो जब वो आए यहां पर, उन्होंने देखा कि एक सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई है, और उन लोगों से फिर उन्होंने जो है वीट गेहूं की खेती करनी सीखी, धान की खेती करनी सीखी, ठीक है, बाकी अलग अलग चीजों की खेती करनी सीखी, जानवरों को पालना सीखा, ठीक है, फिर धीरे 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 उन्होंने शहर बसाने शुरू किए, नगर बसाने शुरू किए, तब दूसरा अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें आर्यों ने जो है इस सिविलाइजेशन से क्या करी, अडॉप्ट करी, ठीक। आर्यों की सोसाइटी में तीन कैटेगरी थी, ब्रह्म क्षत्र विश्व, और जब चौथी कैटेगरी के ये लोग थे, इनको उन्होंने दस्यु कहा, और सोसाइटी में इनसे क्योंकि चीजें बहुत सारी लेनी थी, ऑब्जर्व करनी थी, तो इनको भी अपनी सोसाइटी में ऐड किया, लेकिन बोला कि अब ये हमारी सोसाइटी का पार्ट तो है नहीं, ये अलग है, तो हम इनको फोर्थ कैटेगरी में रखेंगे, और इनको क्या बोला गया, शूद्र बोला गया, ठीक। वो चीजें धीरे धीरे आगे देखेंगे, ठीक, तो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन करके चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो अभी देखोगे आप, तो इस तरीके का जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है हड़प्पा सिविलाइजेशन में कई हजार साल पहले था, ठीक, लेकिन राजे रजवाड़ों के टाइम पे आज भी बहुत सारे एविडेंसेस हमें ऐसे मिलते हैं, ठीक है, जो है लिविंग स्टेज में है, आज के टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लिया तो वहीं से गया पूरा पैटर्न, बात आई समझ में, ठीक। तो ये अब जैसे यहाँ पे एक लाइन मैंने लास्ट में लिखा, पूछा उसको ध्यान से देखो, डाउट होना चाहिए, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन द ग्रेट बाथ, विशिष्ट लोग वहां पे, ठीक है, और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि स्पेशल ओकेजन्स में निचले शहर के लोग भी वहां जा रहे हैं, तो क्या उन लोगों को इसमें नहाने की परमिशन मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी? स्पेशल पीपल, ठीक है, अगर स्पेशल सिटीजन वहां पे इस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट मींस बाकी लोग देखने ही जाते होंगे, यानी कि सोशल डिस्पैरिटी, सामाजिक भेदभाव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस आर्किटेक्चर से बेसिकली कहीं ना कहीं वहां के समाज के बारे में पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, अलाउ करते थे, ऐसा नहीं अलाउ नहीं करते थे भाई, कोई स्पेशल ओकेजन है, जा रहे हैं, चीजें मंदिर वगैरह हैं, आप लोगों को अलाउड तो है वहां जाना, ठीक है, लेकिन अभी जब हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तब तो सबके लिए अलाउड है कि पब्लिक प्लेसेस में आप सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस अगर आप जाओगे तो बिफोर इंडिपेंडेंस ये सब चीजें अलाउड नहीं होती थी उन लोगों को जो कि समाज के निचले स्तर के लोग थे। निचले स्तर के लोग किस बेसिस पर? या तो आप धन के आधार पर निचले स्तर में हो, या आप जाति के आधार पर हो, या आप धर्म के आधार पर हो, उस हिसाब से भेदभाव होता था, ठीक है। अगर ठाकुर साहब हैं, जमींदार हैं, तो जमींदार के पास में पूरे एरिया की जमींदारी उनके पास में है, तो उनके पास ड्यूटी क्या है? टैक्स कलेक्शन की। राजे रजवाड़े हैं तो अब उन्होंने अब क्या बनवाया कि तालाब बनवाया या तीर्थ बनवाया, स्पेशल ओकेजन हुआ, सब लोग वहां पर आए, लेकिन सभी लोगों को उसमें नहाने की परमिशन
मंदिर जाने की सभी लोगों को परमिशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि शूद्रों को समाज से क्या रखा गया, अलग रखा गया। हम ही क्या करेंगे, वर्शिप पूजा हम ही परफॉर्म करेंगे, हम ही सारी चीजें करेंगे, आप लोगों का काम क्या है, केवल आना और देखना। लाइक दैट पुरानी मूवीज अगर आप देखो, क्षत्रिय मूवीज का एग्जांपल आता रहेगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि सारी पिक्चरें बैठ के फिर देखना शुरू कर दो। वो क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी एक मेंटेन कर देते, क्योंकि मूवीज में मैंने कल भी बताया जैसे कि उसमें क्या होता है कि जैसी सोसाइटी होगी वैसा उसमें चीजें वहां पे आपको दिखेंगी। तो जैसे पुरानी मूवीज में आप देखोगे गुलामी, ठीक है, इस तरीके के टाइटल्स बेसिकली उन लोगों को उसमें देख रहे हैं, तो वहां पे सोशल डिस्पैरिटी आपको क्या होगा, दिखेगा। बात आ रही समझ में, ठीक। खैर, तो ये चीजें जो हैं क्लियर हुआ इतना कि शहर जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड था, ये चीजें थी। खैर, आगे फिर दूसरा आता है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, कि समुन्नत जल निकास प्रणाली थी, यानी कि नालियों को इतने बेहतरीन ढंग से डेवलप किया गया था कि वाटर लॉगिंग जैसी सिचुएशन या वैसी प्रॉब्लम वहां पे कभी नहीं हुई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, नालियों का भी निर्माण किया। तब देखोगे इस तरीके की नालियां दिख रही हैं, ठीक है, तो कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई हैं, एकदम बराबर पूरे उसी पर। और ये ऐसी नालियां आपको आज के टाइम पे भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, देखिए भाई, एक सड़क है, इस सड़क के इधर नाली बना दी गई, ठीक है, और दूसरी साइड में नाली, ये सड़क गई, ठीक है, इधर नालियों का निर्माण कर दिया गया और इधर नालियों का निर्माण कर दिया गया। बात आ रही समझ में। तो वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था, तो नालियों को इतने बेहतरीन ढंग से आग में पकी हुई ईंटों के प्रयोग के माध्यम से इनका निर्माण किया गया था। ठीक है, जब नालियां बनाई गई तो नालियों के ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े स्लैब्स लगाए गए। ठीक है, यानी कि नालियों को क्या कर दिया गया, ढका गया, ताकि अगर कोई भी गंदगी नाली में जा रही है तो उससे बीमारियां ना फैलें। ठीक, जैसे खुली नाली है, तो खुली नाली में अगर पानी भरा है तो वहां पे ऑब्वियस बात है मच्छर बढ़ेंगे, और मच्छर बढ़ेंगे, गंदगी बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, डेंगू मलेरिया टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम्स होंगी, और डेंगू मलेरिया टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम्स होंगी तो मैक्सिमम लोग कहां एडमिट हो जाएंगे, हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल पे एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ेगा, हॉस्पिटल में जब एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ेगा लोग ज्यादा बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर होगा। ठीक है, लोगों के एक्सपेंसेस कहां ज्यादा जाने शुरू हो जाएंगे, दवाइयों में जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं एक इंबैलेंस सोसाइटी में क्रिएट हो जाएगा। और अगर कोई भी सोसाइटी है या कोई भी समाज है, उसको अगर अच्छे से डेवलप करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको हेल्थ पर क्या करना है, ध्यान देना है। तो इसीलिए सरकार के जो 17 SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसमें हेल्थ को रखा गया कि नहीं रखा गया, हेल्थ को रखा गया। मोदी जी बार बार बोलेंगे कि इंटरनेशनल योगा डे पे सब लोगों को क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए। मोदी जी बीच बीच में आएंगे, बोलेंगे कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, वो लोग क्या करें कि एक्सरसाइज करते हुए वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, लोगों को एनहांस करें, प्रमोट करें कि भाई आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखो। क्योंकि अगर हेल्थ हमारी सही रहेगी तभी हम आगे चीजें बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि अच्छे शरीर में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, निवास होता है। बात समझ आई। तो इस तरीके से वेल प्लान्ड किया गया कि पहले नालियां बनाई गई, फिर नालियों के ऊपर से क्या डाले गए, स्लैब्स डाले गए पत्थरों के, कि नालियां क्या हो, ढक जाए। और फिर इन स्लैब्स के बीच में एक गोल गोल इस तरीके की चीज बना दी गई जिन्हें सोकपिट बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सोकपिट। कि जैसे अगर यहां से पानी जा रहा है, ठीक, और इस पानी के साथ में कोई भी कचरा या कोई भी गार्बेज ऐसा है जिससे कि नालियां ब्लॉक हो सकती हैं, तो वो गार्बेज क्या हो जाएगा, ऊपर रुक जाएगा। जैसे सिंक होता है किचन में, ठीक है, तो बीच में क्या है, पूरा एक स्लैब समझो, उसमें बीच में सोकपिट है, वो तो पानी चला जाता है, बाकी जो चीजें हैं वो ऊपर रह जाती है ताकि पाइप ब्लॉक ना हो। ठीक, तो उस वजह से क्या होता था, यहाँ पे बाकी चीजें रह जाती थी और पानी जो है वो नीचे नालियों से बह के चला जाता था। और ये नालियां जो हैं शहर के लास्ट में जाकर के एक बहुत बड़े नाले में खुलती थी, तो पूरा पानी वगैरह जो है वो सारा वहीं पे जाकर के जमा हो जाता था। ठीक है,
और जितने घर बनाए जाते थे, ठीक है, जैसे किसी भी घर का निर्माण किया गया, सपोज ये घर बना हुआ है, ठीक है, तो इस घर के बगल में, ठीक है, यहां से नालियों का निर्माण होता था ताकि घर का जो पानी है वो भी कहां आए, नालियों में, जैसे आज के टाइम पे भी होता है। ठीक है, आपका घर है तो आपके घर के बाहर से क्या है, नाली है, तो घर का पानी नाली में क्या होगा, वो बहते हुए चला जाएगा। बात आई समझ में? तो नालियों का निर्माण जो किया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस पूरी सिविलाइजेशन का, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। इस सैनिटेशन को, सफाई को, स्वच्छता को बहुत अच्छे लेवल पर ध्यान में रख के ये सारे काम क्या किए गए थे, किए गए थे। क्लियर है इतनी चीजें? हेडिंग डालो, नालों का निर्माण, नालों का निर्माण। देखो, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, इसमें लिखो ड्रेनेज वर, सॉरी ड्रेन्स, देखो ड्रेन्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक्स एंड स्टोन्स, कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक्स एंड स्टोन्स। देखो, नालियों का निर्माण ईंटों और पत्थरों से किया गया था, नालियों का निर्माण ईंटों और पत्थरों से किया गया था, हाँ स्टोन्स, ठीक है। फिर लिखो ड्रेन्स वर कवर्ड विद, ड्रेन्स वर कवर्ड विद, फुल स्टॉप लगा के उसके आगे से लिखना है, हाँ, ड्रेन्स वर कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स, स्टोन स्लैब्स। देखो, नालियों को पत्थरों के स्लैब, स्लैब लिख लोगे ना हिंदी में, ये स्लैब, नालियों को पत्थरों के स्लैब से ढका गया था, ढका गया था। एंड सोक पिट्स, सोक पिट्स, SOAK, एंड सोक पिट्स, सोक पिट्स were made on the slab, were made on the slab to hold garbage, to hold garbage। देखो, और इन स्लैब्स के ऊपर, और इन स्लैब्स के ऊपर कचरा रोकने के लिए, कचरा रोकने के लिए गड्ढे बनाए गए थे, कचरा रोकने के लिए गड्ढे बनाए गए थे। तो लिखो हाउस ड्रेन्स वर कनेक्टेड विद, हाउस ड्रेन्स वर कनेक्टेड विद स्ट्रीट ड्रेन्स, स्ट्रीट ड्रेन्स। देखो, घरों की नालियों को, घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा गया था, सड़कों की नालियों से जोड़ा गया था। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम समझ आया? ठीक, तो नालियां किससे बनी थी, ब्रिक्स एंड स्टोन से नालियां बनाई गई थी, ठीक है, जिनको बेसिकली किससे जो है स्लैब्स ढके गए थे, पत्थरों के स्लैब्स लगाए गए थे, उनपे सोकपिट था जिससे कि वो गार्बेज को होल्ड कर सके, ठीक है, और घरों की नालियां सड़कों की नालियों से क्या थी, जुड़ी हुई थी। क्लियर है? ठीक है, तो एक तो हो गया कि शहर कैसे डिवाइडेड था, दो पार्ट में डिवाइडेड था, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम देखा, तीसरी चीज यहां पे है स्ट्रीट्स, सड़कें, ठीक है। तो आप जैसे आज के टाइम पे आप सड़कें देखते हो, सेम उसी तरीके से सड़कों का निर्माण जो है वो किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली सड़कों को, ये विजिबल है यहां पे, ठीक है, इस तरीके से देखोगे तो इस तरीके से सड़कें बनाई जाती थी, और जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को राइट डिग्री एंगल पर क्या करती थी, कट करती थी, ठीक है। जैसे अभी आप यहां से निकलो, आप आगे जाओगे, पप्पू स्टोर के पास पहुंचोगे, तो पप्पू स्टोर के पास आपको एक सड़क उधर जाती दिखेगी, एक इधर जाती दिखेगी, तो वहां पे सड़कें राइट एंगल पे कट कर रही हैं कि नहीं कट कर रही हैं, कट कर रही है ना, ठीक है। तो सड़कें इस तरीके से बनी थी जो कि एक दूसरे को कौन से राइट एंगल यानी कि
90 डिग्री एंगल पर कट करती थी। और सड़कें बेसिकली जो हैं कच्ची सड़कें थी, सड़कों पर किसी भी तरीके के ब्रिक्स या ये चीजें ऐसा कोई नहीं लगाई गई थी। तो घर बेसिकली जो बनाए गए, ठीक है, जैसे घर बनाए गए तो घर तो पहली बात डिवाइडेड थे ब्लॉक्स में। किसमें डिवाइडेड थे? ब्लॉक्स में डिवाइडेड थे, ठीक है। और उन घरों के बाहर सड़कें बनाई गई और सड़कें जो हैं एक दूसरे को राइट 90 डिग्री एंगल पर काटती थी, ठीक। आज के टाइम अगर आप देखोगे तो आज के टाइम में भी शहर आपको ब्लॉक्स में डिवाइड बटे दिखते हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, सेक्टर जी, ऐसा है। उसी तरीके से वहां शहर भी ब्लॉक्स में डिवाइडेड थे कि एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक वो है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये, ताकि घरों को पहचानने में या एड्रेस में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और घर जो बनाए गए थे तो जैसे मान लो, ठीक है, कोई भी एक सड़क है, जैसे ये मेन रोड जा रही है, ठीक, तो यहां पे क्या है, आवागमन है सबका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहां पे चल रहा है, लोग यहां पे जा रहे हैं और इस सड़क के इस साइड में यहां पे घर बने हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इन सड़कों के किनारे ये घर बने हैं तो कायदे से देखा जाए तो दरवाजा यहां खुलना चाहिए, लेकिन मेन रोड पे दरवाजा ना खुल के, ठीक है, अंदर गली की तरफ घरों के दरवाजे खुलेंगे इस तरीके से। जैसे ये आपका डिवाइडर रोड है, मेन रोड है, तो यहां पे जितने घर बने होंगे तो घरों के दरवाजे जो हैं यहां पे नहीं खुलेंगे, बल्कि इन घरों के दरवाजे कहां खुलेंगे, यहां पे खुलेंगे, ताकि एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन ना हो, ठीक है। आप घर से बाहर निकाल रहे हैं, गाड़ी अपनी निकाल रहे हैं, बीच रास्ते में आपने मोड़ने के चक्कर में खड़े गए थे, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो गई। चंडीगढ़ वेल प्लान्ड सिटी है, तो उसी तरीके का कि मेन रोड पे अगर आपका घर है तो मेन रोड पे घरों के दरवाजे नहीं खुलेंगे, तो घरों के दरवाजे किधर खुलेंगे, दूसरी सब तरफ अंदर गली में, ठीक। आप इधर से जाओगे, इधर जब आगे से टर्न लोगे तो उधर जितने आपको घर मिलेंगे उन घरों के दरवाजे कहां हैं, उस रोड पे है ना, ठीक। बाकी मेन रोड पे जितनी बिल्डिंग्स होंगी वो किसके लिए यूज होंगी, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होंगी। किसके लिए होंगी, कमर्शियल पर्पस के लिए। क्लियर है इतना, ठीक। तो सड़कें भी बेसिकली बहुत सिस्टमैटिक तरीके से क्या करी गई थी, बनाई गई थी, ठीक। अगला हेडिंग डालो, स्ट्रीट्स। स्ट्रीट, सड़कें, सड़कें। वो हड़प्पन सिटीज वर divided into blocks. Harappan cities were divided into blocks and roads were intersected. Roads were intersected at right angle. Intersected at right angle. देखो, हड़प्पाई नगरों को खंडों में विभाजित किया गया था, हड़प्पाई नगरों को खंडों में विभाजित किया गया था तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। उसके बाद आता है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, यानी कि घर कैसे बनाए जाते थे, ठीक है। शहर देख लिया, शहर दो भाग में डिवाइड है, दुर्ग और, ठीक है, लोअर टाउन। नालियां भी अच्छे से बन रही हैं, सड़कें भी एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट कर रही हैं, ठीक है। ब्लॉक्स में पूरा शहर डिवाइडेड है। घर किस तरीके से बन रहे हैं, तो बेसिकली घर जो है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है घरों का होता था। घर का जो मेन सेंटर होता था, घर का मेन सेंटर होता था घर का कोर्टयार्ड। क्या होता था, कोर्टयार्ड। हर घर में आपको क्या मिलेगा, आंगन मिलेगा। तो आज के टाइम पे तो आंगन वाला ट्रेडिशन खत्म हो गया, आज के समय आंगन नहीं मिलता है। गांव में आप जाओगे तो गांव में आंगन मिलेगा आपको, ठीक है। तो पूरा घर बनता था, घर के बीच में एक, मान लो जैसे यहां पे है, ठीक है, एक इस तरीके का आंगन होता था, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर था कुछ। मान लो ये रोड है, यहां पे एक घर है, मुझे ड्राइंग उतनी अच्छी आती नहीं है, ठीक है। यहां से एक रास्ता है, ठीक।
आप इस गेट से यहां एंटर करोगे तो यहां पे फिर आपको एक रूम मिलेगा, ठीक है। फिर इस रूम के बाद में यहां पर एक कोर्टयार्ड मिलेगा और इस कोर्टयार्ड के आंगन के चारों तरफ क्या मिलेंगे, चारों तरफ आपको रूम मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर अच्छा, इस दरवाजे के बाद एक कमरा इसलिए बनाया जाता था ताकि मेन रोड से अगर कोई यहां से देखे तो आंगन का जो मतलब है कि आंगन में कौन सी एक्टिविटी हो रही है तो वो डायरेक्टली ना दिखे, ठीक है। तो अगर ये इमेज आप थोड़ी देखोगे साफ दिखेगी, तो यहां पे आप देखोगे जैसे कि ये एंट्री गेटवे है यहां पे, ठीक है। तो एंट्री गेटवे से आंगन की तरफ जब आप जाओगे, ठीक है, तो यहां पे आपको एक इस तरीके का मिलेगा, ठीक, ऐसे जाके आपको आना है, फिर यहां से देन उसके बाद में आप यहां पहुंचोगे। उसमें क्लियर नहीं इमेज उतनी है, ठीक। तो फिलहाल ऐसे कोई लोग गांव गए, वो गांव में देखे किसी के घर है, तो गांव में आप देखते होगे ना, आप एंट्री करोगे फिर एक कमरा होगा देन उसके बाद आंगन होगा, ठीक। तो बेसिकली यही था। तो ये यहाँ पे क्या होता था, कोर्टयार्ड होता था। अब कोर्टयार्ड का बेसिकली यूज क्या था, पर्पस क्या था कि गर्मी या सर्दी के समय में, गर्मियों के समय में लोग शाम के टाइम पे वहां बैठते थे, गपशप होती थी, और सर्दियों के समय में दिन में लोग वहां पर बैठ के अपनी जो रेगुलर एक्टिविटीज थी उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे, ठीक है। और इस आंगन के चारों तरफ क्या बना दिए जाते थे, कमरे बना दिए जाते थे। जो सड़क है, इस सड़क के पास में क्या बनता था, वॉशरूम, ठीक है। तो जितने भी वॉशरूम पाए गए हैं वो सारे वॉशरूम कहां पाए गए हैं, सड़क के पास में। ऐसा क्यों, हाँ, क्योंकि सड़कों के किनारे क्या है, ड्रेन्स हैं, और यहां पे वॉशरूम है, तो इनका पानी नालियों को इनसे क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा, पहली चीज ये। और वॉशरूम में जो मिल रहा है, वॉशरूम में क्या है, वेल्स, कुएं मिल रहे हैं, ठीक है। और उन कुओं को इस तरीके से बनाया गया था जैसे कि वॉशरूम है और यहां से सड़क जा रही है, तो कुएं को ऐसा बनाया गया था कि आधा कुआं घर के अंदर रहे और आधा कुआं किधर रहे, बाहर रहे, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि रास्ते में अगर कोई जा रहा है और उसको प्यास लगी है, उसको पानी पीना है, तो वो क्या कर सकता है कि यहां बाहर से कुएं से पानी भर सकता है। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, मानवतावादी सिद्धांत, ठीक है, कि आपको प्यास लगी है, नल वगैरह का सिस्टम है नहीं, कुएं हैं, तो उन कुएं से आप कर सकते हो। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं, 700 वेल्स के एविडेंसेस मिले हैं, लगभग 700 कुएं थे, ठीक है। तो इस तरीके से घरों में ऊपर छत पर जाने के लिए क्या बनाई जाती थी, सीढ़ियां बनाई जा रही हैं, स्टेयर्स हैं। आपको छत पे जाना है तो आप स्टेयर्स का यूज करके कहां जा सकते हो, छत पे जा सकते हो। तो इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद में बाकी जो लोग आए, उन्होंने इनके ये डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को क्या किया, एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, और फिर वो ट्रेडिशन धीरे धीरे आगे चलता रहा। फिर धीरे धीरे जब हम यहाँ पे कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश हो गया, ठीक है, उपनिवेशिक शासन आ गया, अंग्रेजों का शासन आ गया, तब हमने अंग्रेजों के कल्चर को, उनके सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो आज के टाइम पर हम कौन से अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर हमारा किस पर बेस्ड है, वेस्टर्न कल्चर पर, वेस्टर्न ट्रेडिशन पर बेस्ड है, ठीक है। इंडियन आर्किटेक्चर अब आपको कम मिलेगा क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो है या वेस्टर्न डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है, वहां पर आंगन या कोर्टयार्ड जैसी कोई भी फैसिलिटी सच नहीं है, ठीक है। पहले जो है लोग आते थे, आंगन में बैठते थे, आंगन में सारी चीजें होती थी। अब ड्राइंग रूम है, डाइनिंग एरिया है, ठीक है। पहले किचन के बाहर ही एक सेपरेट स्पेस होता था, वहीं पे चीजें होती थी। तो अब वो वेस्टर्न कल्चर जो है इंडिया पर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, मैक्सिमम जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्टर्न कल्चर का हमें दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। तो हम वेस्टर्नाइज तो हो रहे हैं, तो क्या हमारी थिंकिंग वेस्टर्न हो रही है, मेंटल लेवल पर अगर देखें तो क्या हम मेंटल लेवल पर वेस्टर्नाइज्ड हैं, नहीं है। धनतेरस था, लाख रुपए खर्च किए या करोड़ों खर्च किए, ऑडी लाए, मर्सिडीज लाए, और ऑडी मर्सिडीज लाने के बाद में मंदिर गए और मंदिर में पंडित जी ने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया, ओम लिखा, पूजा पाठ करी, आरती हुई, उसके बाद में चलाना शुरू किया। पंडित जी ने बोला शुक्रवार को चलाना तो ज्यादा सही रहेगा। ऑडी या मर्सिडीज ये मॉडर्न एरा का इनोवेशन है,
टेक्निकल है, ठीक है, इसका इन सब चीजों से कुछ लेना देना एज सच नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर फेथ है, बिलीफ है, ठीक है, कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे साथ में कोई हादसा नहीं होगा। तो इस तरीके की ट्रेडिशन को या इस तरीके की परंपरा को क्या बोलते हैं? नव परंपरावाद, न्यू ट्रेडिशनलिज्म। तो जितने भी ट्रेडिशन में कोई नई चीजें जुड़ती चली जाएं तो उसको बोलेंगे न्यू ट्रेडिशनलिज्म, नव परंपरावाद, ठीक है। आप कुछ भी लाओ, नया कंप्यूटर लेके आते हो, लैपटॉप लेके आते हो, खोलने से पहले जैसे लग रहा भगवान जब भी आ जाएंगे रोक लेंगे, खराब नहीं होगा, चीजें नहीं होंगी, उसको खराब होना होगा, हो ही जाएगा। कई लोग होते हैं गाड़ी पे घर से निकलने से पहले प्रणाम करते हैं, नाम लेते हैं। न्यू ट्रेडिशनलिज्म आ गया कि आप सामने से जा रहे हैं, मंदिर आपको पड़ गया, हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, ऐसे कर लिया, दुआ सलाम कर ली, वहीं से आगे आप निकलते चले गए। ऐसा है कि नहीं है? तो कल्चर जो है वो धीरे धीरे चेंज होता चला जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहां इस सिविलाइजेशन के बाद में जो लोग हैं उन्होंने इनसे अडॉप्ट की चीजें, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी सिविलाइजेशन की चीजों को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि वो डेवलप्ड स्टेज में आ गए हैं, तो हम उनकी चीजों को अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम डेवलप्ड स्टेज में आ जाएंगे। उन्होंने डेवलप्ड स्टेज इसलिए जल्दी हासिल कर ली क्योंकि दे बिलीव इन वर्क, वो काम में भरोसा करते हैं। तो उनको लगा कि भाई ऐसा है कि हम खाना पीना बनाने में अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उतने टाइम में हम मैक्सिमम काम कर लेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा डेवलपमेंट होगा। तो इसकी वजह से उन्होंने फास्ट फूड कल्चर इन्वेंट किया। इनोवेशन किसका? फास्ट फूड कल्चर का इनोवेशन हुआ। तो फास्ट फूड कल्चर में क्या हुआ? बर्गर, आयरन मैन देखो, ठीक है, तो वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो बर्गर खाता दिखेगा। तो हमको लगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में ना बर्गर का सिस्टम बढ़िया है, तो हमने भी बर्गर वाले कल्चर पे शिफ्ट कर लिया। तो वो बर्गर खा रहे हैं, हेल्दी बर्गर खा रहे हैं, और हम यहां पर उसको तेल में पहले भूनना है ब्रेड को, फिर उसमें अलग अलग चीजें डालनी है, तो उसको और ज्यादा अनहेल्दी करके खा रहे हैं, ठीक है। मैकडी ने सोचो कितना, मैकडी कल्चर में शिफ्ट हो गया जाकर के। हम आज के टाइम पे गवर्नमेंट किस चीज को प्रमोट कर रही है? मिलेट्स को प्रमोट कर रही है, मोटे अनाज को प्रमोट कर रही है, क्योंकि हमारा फूड हैबिट एंशिएंट टाइम से, पुराने समय से वही रहा है, और उसी में हम डेवलप कर सकते हैं। सोचो कि हमारे बाप दादाओं ने मिलेट्स खाया, फूड कल्चर उनका वो था, जेनेटिक्स वो थी, जीन्स वो थे, चीजें वो थी, ठीक है। और उसके बाद में हम जो है उन जीन्स या उन जेनेटिक्स के साथ में आज के टाइम पे सस्टेन कर रहे हैं, और फिर हम शिफ्ट कर जाए दूसरे फूड कल्चर में, तो बीमारियां तो बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि हमारी इंटरनल जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स है बॉडी के, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें आपको उतनी ज्यादा शूट नहीं करेंगी। तो आप रेगुलर खाते रहो फास्ट फूड, साथ के साथ होते, देखो बीमार पड़ते नहीं पड़ते, फिर होता है ऐसा नहीं होता है। तो वो चीज है। तो कोई भी सिविलाइजेशन अगर आपको इन्फ्लुएंशियल लग रही है, इट डजंट मीन दैट कि आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आप भी बहुत जल्दी डेवलप हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप जब आगे सोसाइटी पढ़ोगे, जस्टिस पढ़ोगे, तो उसमें जो है आपको मिलेगा, टर्म मिलेगा मैकडी कल्चर। मैकडी कल्चर जो मैकडोनल्ड है बर्गर वाला, ठीक है, वहां से जीन्स कल्चर, ठीक है। हम लोगों का ट्रेडिशनल अटायर दूसरा था और हमने वेस्टर्न अटायर्स को एक्सेप्ट कर लिया, वो चीजें हम लेकर चल रहे हैं। फटी जीन्स, डैमेज, अब वो डैमेज जीन्स आप पहन के चल रहे हो, आप खुद में लग रहा है कि यू आर वेरी क्लासी पर्सन, यू आर वेरी वेस्टर्न पर्सन, बट योर थिंकिंग, योर मेंटालिटी इज नॉट लाइक दिस, जैसे उनकी वैसी आपकी नहीं है, ठीक है। तो उनका जो ट्रेडिशन है, अटायर है, वो उनके क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से है, आपका आपके क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप ढल चुके हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो सिविलाइजेशन में आप अभी एडजस्ट कर सकते हो, उस सिविलाइजेशन को आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाई अब आप लोग ये सोचो कि इसी वजह से क्या है कि गवर्नमेंट प्रमोट करती है वोकल फॉर लोकल। आपको किसके लिए प्रमोट करना? अपनी लोकल चीजों को प्रमोट करना है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो गया है कि हमारी लोकल चीजें डिक्लाइन फेज में जा रही हैं, नहीं जा रही हैं इस वजह से। तो वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिले में एक ऐसा प्रोडक्ट जरूर है, उसकी यूनिकनेस है, आपको उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। सर्दियां आ जाएं
तो पश्मीना शॉल जरूर खरीदो, क्योंकि कश्मीर के लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, सर्दियों में कश्मीर में क्या है, बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, तो लाइवलीहुड के रिसोर्सेज खत्म, तो वहां के लोग माइग्रेट करके किधर आ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रहे हैं, साउथ इंडिया की तरफ आ रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे क्या करें, सेल आउट कर रहे हैं। और वहां पे सबसे ज्यादा रेयरिंग हो रही है, किसकी हो रही है, शीप्स की, गोट्स की, भेड़ों की, बकरियों की, क्योंकि बकरवाल कम्युनिटी वहीं पे रह रही है। तो वहां से वूल गैदरिंग करके, ठीक है, उसके बाद उनकी शॉल बना के, चीजें करके देन उसको क्या करना है, यहाँ पर बेचना, ड्राई फ्रूट्स बेचना, ये सारी चीजें। तो कभी ऐसी कोई चीज देखे तो उन लोगों को आपको क्या करना है, प्रमोट करना है। बात आई समझ में? खैर, ठीक। तो यहाँ पे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बेसिकली जो है इस तरीके का होता था। घर बेसिकली जो बनाए जाते थे वो आग में पकी हुई ईंटों के बनाए जाते थे, और कुछ घरों के एविडेंसेस ऐसे मिले हैं जो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, क्लियर है इतना? इसमें हेडिंग डाल लो, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, गृह स्थापत्य, गृह स्थापत्य। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखो, मैनी हाउसेज वर centered on a courtyard, centered on a courtyard with rooms on all sides, with rooms on all sides। कई घर आंगन पर केंद्रित थे, कई घर आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने थे, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। The courtyard was probably the center of the courtyard was probably the center of activities such as cooking, weaving, weaving, cooking, weaving, etc. particularly during hot and dry weather, देखो, गर्म एवं शुष्क मौसम में आंगन का प्रयोग संभवतः खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों के लिए किया जाता था। खाना पकाना, कताई करने जैसी गतिविधियों के लिए किया जाता था। ठीक है, देखो, एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम, एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम, paved with, PAVED, paved with bricks, ठीक है, यानी PAVED यानी कि जो फ्लोर था, फर्श जो थी बाथरूम की, वो किसकी बनी होती थी, ईंटों की बनी होती थी, पक्की फर्श थी वहां पे। ठीक, क्योंकि वहां पे पानी का यूज होगा, तो इसकी वजह से वॉशरूम में, बाथरूम में फर्श कैसा होना चाहिए, पक्का। ठीक है, with drains connected through the street drains, देखो, हर घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नानागार होता था, जिसकी नालियां सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी, देखो, stairs were constructed to reach on terrace, छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया था,
छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। देखो, मैनी हाउसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स, मैनी हाउसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स, कई घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं, कई घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेल्स, टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो, इन मोहनजोदारो, in total number of wells in Mohenjo-daro was about 700, was about 700। ठीक है, मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी, मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट्स, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये सब चीजें तो ठीक थी, उनका लाइवलीहुड सोर्स क्या था, जी कैसे रहे थे, आजीविका के साधन क्या थे, सस्टेन कैसे कर रहे थे। ठीक है, तो उसके कई फैक्टर्स थे। ठीक, लाइवलीहुड के लिए सबसे पहली चीज है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन किस पर डिपेंड थी, किस पर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पर। ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा दूसरा जो था वो कौन था, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, इस तरीके की चीजें थी। कैटल रियरिंग करते थे, ठीक, जानवरों की भी खरीद फरोख्त चलती होगी, चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो वेटेज था, वो सबसे ज्यादा वेटेज किस पे था, एग्रीकल्चर पे था। ठीक, तो हमें पता कैसे चला कि आखिर ये लोग खेती करते होंगे, अनाज के दाने मिले और क्या, ग्रेनरीज मिली। ओके, कि वहां पर अनाज क्या करा जाता था, रखा जाता था। और बुलक कार्ट, ठीक है, बैलगाड़ी मिली, यानी कि सोचा गया कि बैलों का इस्तेमाल जो है खेती करने के लिए किया जाता होगा, या खेती नहीं तो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्पज से किया जाता होगा। और ठीक है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, प्लफ्ड फील्ड मिले हैं। ठीक है, कि ऐसे खेत मिले हैं जिनकी क्या करी गई थी, जुताई करी गई थी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो था वॉज द मेन सोर्स फॉर द लाइवलीहुड। ठीक है, तो आप यहां देखोगे, ठीक, अगर बात करें क्रॉप्स की, ठीक है, किसकी, क्रॉप्स की, तो लगभग 9 क्रॉप्स के एविडेंसेस ऐसे मिले हैं, 9 फसलें ऐसी मिली हैं जिन फसलों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग इन फसलों की खेती करते होंगे। 9 फसलों में जो मेजर क्रॉप्स हैं, तो मेजर क्रॉप में जो खेती होती थी वो किसकी होती थी, वीट की होती थी। मेजर क्रॉप में खेती किसकी हो रही है, बार्ले की हो रही है। और किसकी हो रही है, राइस की हो रही है। ठीक है, इन सब चीजों की खेती जो है हो रही। उसके अलावा जो है लिंसीड, अलसी की खेती कर रहे हैं। ठीक, मूंगफली, पीनट्स, इनकी खेती हो रही है। तो बहुत सारे 9 जो क्रॉप्स हैं वो ऐसी मिली हैं जिनसे पता चला इनकी खेती होती थी। लेकिन मेजर क्रॉप्स में, मेजर क्रॉप में कौन था, वीट, बार्ले एंड राइस। क्लियर है, ठीक है। और इसके बाद कुछ एक्सकवेशन हुए, जैसे कि कालीबंगा। तो कालीबंगा में एक खेत मिला। ठीक, ये सब ऐसे नहीं पड़े हुए थे, जमीन के अंदर थे। उनकी जब खुदाई हुई, एक्सकवेशन हुआ, तो खुदाई के बाद ये चीजें निकल के सामने आई। ठीक है, कि खेत था, उसकी जुताई करी गई, चीजें करी गई। अब पता कैसे चला आर्कियोलॉजिस्ट को कि ये खेत यहां पे रहा होगा, क्योंकि जैसे आप खेत की जुताई करते हो तो उसमें ऐसे हल रेखा बनती है। ठीक है, एक फैरो बनता है ना। आप जैसे जुताई अगर होती है तो इसे बीच की मिट्टी इधर इधर हटती है तो एक नाली जैसी बनती है वहां पे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ निशान यहां पर इस खेत में बने मिले, तो जिसके आधार पे ये आइडिया लगाया गया कि यहां पर खेत रहा होगा और यहां पर ये लोग खेती बाड़ी, अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो करते होंगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ
ठीक, एक टेराकोटा प्लफ मिला, हल जैसी आकृति की एक चीज मिली, मिट्टी की बनी हुई, ठीक। उसके अलावा एक बुल का आर्किटेक्चर, मतलब जो स्कल्पचर है वो मिला। तो इसके बेसिस पे आइडिया पूरा पूरा अब लग गया कि इस सिविलाइजेशन के लोग अपने लाइवलीहुड के लिए क्या करते होंगे, खेती करते होंगे, ठीक है। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्यों का मिलना, उसके अलावा क्रॉप्स का मिलना, सीड्स का मिलना, उसके अलावा बुल्स का मिलना, इस बात की ओर इशारा करता है कि इन लोगों में एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कि खेती बाड़ी करने की प्रथा जो है वो अच्छे लेवल पर थी, ठीक है। दूसरी चीज है कि पूरी पूरी सिविलाइजेशन नदी के किनारे पनपी, तो नदियों से पानी इस्तेमाल किया जाता होगा फॉर द इरिगेशन, किसके लिए, सिंचाई के लिए, ठीक। और सिंचाई के लिए नदियों के साथ साथ में दूसरा इस्तेमाल किया जाता था, किसका, कुओं का, वेल्स का, ठीक है। तो खेतों में कुएं भी बनाए जाते थे, ठीक। तो उन कुओं से पानी निकाल के फिर उनको खेतों में क्या किया जाता था, डाला जाता था, ठीक। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के साथ में फिर क्या हुआ कि जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, क्या था, प्रोडक्शन ज्यादा, ठीक है। प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, तो प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा तो कौन सी चीज बढ़ेगी, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्यों, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। भाई मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मेरे घर में 3 लोग रह रहे हैं, अगर मैंने गेहूं पैदा किया और मेरे घर में 3 लोग हैं, साल भर में जो फसल आएगी गेहूं की, ठीक है, तो साल भर में मैं ज्यादा से ज्यादा गेहूं को कंज्यूम करूंगा तो 2 क्विंटल गेहूं कंज्यूम कर लूंगा, ठीक है। और प्रोडक्शन हमने कितना किया है, 10 क्विंटल का, तो 8 क्विंटल हमारे पास में क्या है, सरप्लस है। अब उसको हम बर्बाद तो करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इसको बेचना शुरू कर देंगे, ठीक। जो सरप्लस होता है इंसान उसको क्या करता है, बेचता है। तो इससे क्या होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। तो यानी कि चीजें एक दूसरे से क्या करी जाएंगी, एक्सचेंज करी जाएंगी। अब एक्सचेंज कैसी होती होंगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होगा। अभी आज के समय में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, करेंसी है। आप गए, आपने 10 रुपए दिए, 10 रुपए में आपने चीज ले ली, तो अब उस समय में क्वाइंस के एविडेंसेस मिले ही नहीं, ठीक है, करेंसी के एविडेंसेस मिले ही नहीं, तो आखिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या रहा होगा, बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में जो चीज एग्जिस्ट कर रही थी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, वो क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है कि मैंने आपको गेहूं दे दिया और आपसे चावल बदले में ले लिया, ठीक है। मैंने आपको फला चीज दे दी, उसके बदले में फला चीज आपसे ले ली, ठीक है। कुछ हीरे जवाहरात थे, ठीक है, तो उनका बेसिकली बड़ी बड़ी चीजों में इस्तेमाल किया जाता था जब कहीं दूर के क्षेत्रों से ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था, ठीक है। और उन्हें बोला जाता था लैपिस लैजुली, यानी कि लाजवर्द मणि। क्या बोलते थे, लैपिस लैजुली। ट्रेड एंड कॉमर्स बाद में भी डिटेल में करेंगे उसको अलग से, ठीक है। तो बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ने से सरप्लस बढ़ेगा, सरप्लस से क्या होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होगा, व्यापार एवं वाणिज्य डेवलप होगा, और व्यापार एवं वाणिज्य से जो फायदा होगा, जो बेनिफिट मिलेगा, उससे हम क्या करेंगे, अपना लाइवलीहुड करेंगे। अच्छा, ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, इस बात के एविडेंस कैसे मिले, इस बात के एविडेंस इस आधार पे मिले क्योंकि वेट एंड मेजर्स में यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, वेट मिल रहे हैं, बांट मिल रहे हैं, माप तौल की चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो बांट और माप तौल, इन चीजों का इस्तेमाल बेसिकली किस पर्पस के लिए किया जाता होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, जो आज के समय में किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया कि इस सभ्यता के लोग व्यापार एवं वाणिज्य भी साथ साथ में क्या करते रहे होंगे फॉर दी लाइवलीहुड। इतनी चीजें क्लियर हैं, ठीक है, इसमें अभी कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो इतना लिख लेते हैं, लिखो मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, आजीविका के साधन, मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस ऐसे लिखेंगे, मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, आजीविका के साधन। देखो एग्रीकल्चर
comma cattle rearing, agriculture, comma cattle rearing, and trade and commerce were major source of livelihood. एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, ठीक है, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स वर मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। हिस्ट्री चैनल एक है, देखा है किसी ने? हिस्ट्री चैनल, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, चीजें बनती हैं, यूट्यूब पे भी है वो, देखा नहीं देखा है? देखा है ना? हिस्ट्री चैनल पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए जो है, ठीक है, उसमें कई सारी क्लिप्स पड़ी हुई हैं, और वो जो क्लिप्स हैं वो एनिमेटेड फॉर्म में हैं, ठीक है। तो उनको अगर आप देखोगे तो इजीली वहां से चीजें कनेक्ट कर लोगे कि किस तरीके की सिविलाइजेशन थी, लोग कैसे रहते थे, किस तरीके का ट्रेड एंड कॉमर्स था, लाइवलीहुड के लिए सोर्सेस क्या थे, ठीक है। और उसको आई थिंक होस्ट करते हैं मनोज बाजपेयी, होस्ट करते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में ऐसी चीजें मिलेंगी हिस्ट्री चैनल पे, ठीक है। जैसे यूनिटी ऑफ स्टैचू, यूनिटी डे मनाया गया अभी रिसेंटली, ठीक, तो अभिषेक बच्चन की उस पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है। इस तरीके की चीजें, ज्यादा वीडियोस बड़े नहीं होते हैं, 5, 10, 15 मिनट के होते हैं, तो टाइम निकाल के उनको बीच बीच में देखते रहा करो। ऐसे होता क्या है कि थोड़ी कनेक्टिविटी आपकी आसान हो जाती है उन चीजों के साथ में, ठीक है। तो देयर इज नो नीड कि उसमें बहुत इनडेप्थ चले जाना आपको। और हिस्ट्री चैनल या फिर जो है वाई इंडिया ऐसे करके कोई आता है, तो वहां पर फैक्ट बेस्ड चीजें वो आपके सामने रखते हैं, ठीक है। क्या लिखा? एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग एंड ट्रेड एंड कॉमर्स वर मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। देखो, कृषि पशुपालन तथा व्यापार एवं वाणिज्य आजीविका के प्रमुख साधन थे। अगले लाइन से लिखो, अगले पैरा से देखो, एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाई finds of grains. Agriculture is indicated by finds of grains. More than 9 crops were grown in this civilization. लाइक ये पॉइंट्स में लिखना, लाइक लिखने के बाद में फिर इसको पॉइंट्स में लिखना। पहला पॉइंट बुलेट पॉइंट में देखो, वीट जैसे सिविलाइजेशन लिखा ना, उसके आगे डैश देके, जैसे इधर डैश दे दिया यहां पे, फिर यहां पे पॉइंट्स में, ऐसे बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। देखो, वीट के आगे लिखो ब्रैकेट में मोहनजोदारो, यानी कि वीट के जो एविडेंसेस मिले हैं गेहूं के, वो कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले, ठीक है। वीट, मोहनजोदारो। फिर अगला बुलेट पॉइंट है, उसमें लिखो बार्ले ब्रैकेट में, बार्ले और ब्रैकेट में बनावली, BANAWALI, ठीक, बार्ले ब्रैकेट में बनावली। लिनसीड, ठीक है, LIN। अगला है SEED, लिनसीड, यह है हड़प्पा, ठीक है। इसको अलसी बोलते हैं, अलसी से तेल जो है वो मिलता है, ठीक है। लिनसीड जो कहां मिला? हड़प्पा में। और फिर पैडी या राइस लिखना, राइस लोथल, ठीक है। हिंदी में लिखो, अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। कृषि में लगभग 9 से अधिक फसलों को उपजाया जाता था। जैसे डैश देके आप भी बुलेट पॉइंट्स में लिखना,
जैसे पहला बुलेट पॉइंट है गेहूं, गेहूं ब्रैकेट में मोहनजोदड़ो, गेहूं ब्रैकेट में मोहनजोदड़ो। फिर अगला पॉइंट है जौ, जौ ब्रैकेट में बनावली, बनावली, जौ ब्रैकेट में बनावली। अलसी, अलसी ब्रैकेट में हड़प्पा, अलसी ब्रैकेट में हड़प्पा। चावल ब्रैकेट में लोथल, चावल ब्रैकेट में लोथल। फिर उसके आगे नीचे लिखो, लिखो कि इमेजेस ऑफ बुल, images of bull have been found, images of bull have been found on some seals, seals, images of bull found on some seals indicate that bull was used for pluffing, 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 plughing, plughing। तो कुछ मुहरों पर, कुछ मुहरों पर, कुछ मुहरों पर वृषभ, ब्रैकेट में बुल लिख लेना आप लोग, ठीक है। वृषभ ब्रैकेट में बुल, ठीक है, के चित्र पाए गए हैं, के चित्र पाए गए हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है, के चित्र पाए गए हैं जिससे यह जानकारी मिलती है कि इस सभ्यता के लोग, कि इस सभ्यता के लोग खेत जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, बैलों का प्रयोग करते थे। लिखो जैसे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफ, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफ, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफ फाउंड इन, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफ फाउंड इन चोलिस्तान, चोलिस्तान, CHOLISTAN, चोलिस्तान एंड बनावली, चोलिस्तान एंड बनावली, ठीक है। तो चोलिस्तान और बनावली से क्या मिले? टेराकोटा मॉडल ऑफ क्लफ मिले हैं, यानी कि टेराकोटा के बने हुए हल, ठीक है। कौन से साइट से मिले? चोलिस्तान और बनावली से, ठीक है। देखो जैसे, हिंदी में लिख लिया है कि जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, ठीक है। लिखो जैसे चोलिस्तान और बनावली से, चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के हल का मिलना, मिट्टी के हल का मिलना। इसी में दूसरा एग्जांपल लिखो, लिखो प्लफ्ड फील्ड, प्लफ्ड फील्ड फाउंड एट कालीबंगा, प्लफ्ड फील्ड फाउंड एट कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा ब्रैकेट में राजस्थान, ब्रैकेट में राजस्थान। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में, ठीक है। और बनावली कहां है? हरियाणा में, ठीक। अगला इसी में एग्जांपल लिखो हिंदी में, देखो कालीबंगा, कालीबंगा ब्रैकेट में राजस्थान, कालीबंगा ब्रैकेट में राजस्थान से जुते हुए खेतों के साक्ष्य का मिलना, कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेतों के साक्ष्य का मिलना। नहीं, ये पाकिस्तान में है उधर, मतलब अपने इंडियन टेरिटरी में जो है, ठीक है। ये बनावली है तुम्हारा हरियाणा में,
और जो ये, हाँ वो राजस्थान, ठीक है। इसके बाद अगला लिखो पॉइंट, देखो द फील्ड हैड, ये जो, हाँ हाँ, ये जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो प्लफ्ड फील्ड के एविडेंस मिले हैं, तो किस तरीके से था, उसी का एक जस्टिफिकेशन है, ठीक, उसी में ही आएगा ये। वो हेडिंग मतलब वो लिख लिया ना अपने पॉइंट, उसी के नीचे एरो देके इसके नीचे लिख लो, ठीक है। देखो द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ furrows, 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 ठीक है, at right angle to each other, इस खेत में हल रेखाओं को दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए नजर आते हैं, ठीक है। क्या लगा, ईच अदर, ठीक है, सजेस्टिंग दैट two different crops were grown together, जिसका तात्पर्य है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। तो जो खेत कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है, तो वहां पे जो हल रेखाएं हैं, जो फ्यूरोज हैं, तो एक दूसरे को एक तरीके से राइट डिग्री एंगल पर कट करती हैं, तो जिससे ये आइडिया लगाया गया कि यहां पर एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। जैसे मान के लो शुगर केन की खेती, गन्ने की खेती आपको करनी है, तो आप क्या करते हो कि गन्ने की खेती, गन्ना यहां बो दिया, ठीक है, उसके बाद इधर जो साइड वाला एरिया आपका बचा, ठीक, तो यहां पे आपने सरसों बो दिया है, बाकी कोई अदर क्रॉप जो है वो बो दी, तो एक साथ दो फसलों का उत्पादन जो है, प्रोडक्शन वो किया जाता था। क्लियर है इतना, ठीक है। अगला लिखो, ज्यादा नहीं थोड़ा ही है बस, लिखो मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर अलग से मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां सिंचाई के लिए नहरों का इस्तेमाल किया जाता था, where canals were used for irrigation, ठीक है। एग्जाम्पल traces of canals have been found शोरतुघई, ठीक है, शोरतुघई ब्रैकेट में अफगानिस्तान, ठीक है। तो सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन जो है अफगानिस्तान तक था, ठीक है। तो शोरतुघई से क्या मिले हैं, कैनाल्स के ट्रेसेस मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं कि खेतों की सिंचाई के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, नहरों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। देखो अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां सिंचाई के लिए नहरों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे अफगानिस्तान के शोरतुघई नामक स्थान से, ऐसे ये लिखेंगे, शोरतुघई नामक स्थान से नहरों के अवशेष का मिलना, है। इसके बाद लिखो वेल्स एंड रिजर्वायर्स,
wells and reservoirs were often used for irrigation, were often used for irrigation। देखो सिंचाई के लिए कुओं और जलाशयों का भी इस्तेमाल किया जाता था, सिंचाई के लिए कुओं और जलाशयों का भी इस्तेमाल किया जाता था। एग्जाम्पल, रिजर्वायर एट धौलावीरा, रिजर्वायर एट धौलावीरा, धौलावीरा, DHAULAVIRA, धौलावीरा, ब्रैकेट में गुजरात। जैसे धौलावीरा, धौलावीरा ब्रैकेट में गुजरात से प्राप्त जलाशय, से प्राप्त जलाशय। ठीक है, क्लियर है इतना? इसमें कोई डाउट? पढ़ते रहना, क्वेश्चन कभी भी दिया जा सकता है। अभी नहीं गई थी? ठीक है, ठीक है, बात समझ आई? तो कल जो हम डिस्कस करेंगे, पढ़ के आना थोड़ा, 12th क्लास की एनसीईआरटी को क्लब करके पढ़ना। ठीक है, तो कल जो टॉपिक आपका रहेगा बरियल्स, ठीक है, यानी कि शवाधान प्रणाली क्या थी, कि इंसान अगर मर गया तो उसको दफनाते थे या जलाते थे। ठीक है, वो फिर ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।